हेलो स्टूडेंट, बहुत स्वागत है रजनीश स्टडी लेक्चर के इस लेटेस्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे स्थिर वैद्युत की, जिसको मैं देख रहे थे फर्स्ट चैप्टर के बारे में, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कूलाम बल का सदिश निरूपण, कूलाम नियम का सदिश निरूपण। देखिए, अगर कहीं पर कूलाम बल या कूलाम नियम आ रहा है तो कन्फ्यूजन नहीं होएगा, क्योंकि कूलाम बल दो आवेशों के बीच लगने वाला बल है और उस बल का जो परिमाण बताता है वो कूलाम नियम बताता है। तो दोनों में कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कूलाम बल क्या है, कूलाम नियम क्या है। ठीक है, तो दोनों एक ही चीज़ है। और कूलाम बल को एक और नाम से जानते हैं, स्थिर वैद्युत बल। ये सारी बातें हम लोग लास्ट वीडियो में कर चुके हैं कूलाम का नियम वाला में। आज हमारा टॉपिक होने वाला है कूलाम बल का सदिश निरूपण। चलिए स्टार्ट करते हैं। कूलाम बल का परिमाण आया था, क्या आया था, F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R²। ये कूलाम नियम का परिमाण आया था। ठीक है, आज हम लोग इसका डिस्कस करेंगे कि सदिश रूप में किस प्रकार लिखा जाता है, जिसके बारे में। और अगर कोई भौतिक राशि सदिश है तो उसके लिए दो नियम का पालन करना चाहिए। पहला नियम कि उसका परिमाण होना चाहिए। अगर वो सदिश है, ठीक है, तो उसके लिए दो नियम पालन करना चाहिए। पहला, परिमाण होना चाहिए यानी मैग्नीट्यूड होना चाहिए, और दूसरा डायरेक्शन होना चाहिए यानी कि दिशा होनी चाहिए। ठीक है, इन दोनों जिस भौतिक राशि में पाया जाता है उस राशि को हम लोग कहते हैं सदिश राशि। ठीक है, तो कूलाम बल जो बल है एक सदिश राशि है, क्योंकि अगर हम बोलें कि 5 न्यूटन का बल उत्तर की दिशा में लग रहा है तो उत्तर क्या हो गया, दिशा हो गया, 5 न्यूटन क्या हो गया, परिमाण हो गया। ठीक है, तो इसीलिए कूलाम बल का हम लोग सदिश निरूपण करते हैं। तो कूलाम का नियम से हम लोग जाने थे कि इस के का मान आया था कितना, ऐसा ही मात्रक प्रति में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जहां एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, और के का मान आता है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग कूलाम के नियम वाला में जान चुके हैं। ठीक है, तो ये परिमाण हो गया कूलाम नियम का, और आज हम दिशा वगैरह की बात करेंगे, जिसमें कूलाम नियम का सदिश निरूपण देखने वाले हैं। कूलाम नियम का सदिश निरूपण करने के लिए हम लोग निर्देश तंत्र का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, निर्देश तंत्र का। ये है एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष। आप चाहें तो आप जेड अक्ष भी काम में ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर काम नहीं आने वाला है, इसलिए हम नहीं बनाए हैं। ये होता है मूल बिंदु 0,0, ये होता है मूल बिंदु। ठीक है, ये होता है मूल बिंदु। तो इस निर्देश तंत्र में मान लीजिए दो बिंदु आवेश है, ये है Q1 और ये है Q2। ठीक है, तो अगर इस Q1 की अगर हम बात करें, Q1 की आपको स्थिति सदिश बतानी हो तो आप कैसे बताइएगा। अगर इस बिंदु का लोकेट करना रहे तो उस सदिश का नाम है स्थिति सदिश। तो अगर इस Q1 के अगर स्थिति सदिश बताएगा तो मूल बिंदु से उसकी तरफ एक लाइन खींचिए, और मूल बिंदु से उसकी तरफ एक लाइन खींचिए, और जो तीर का निशान है वो उस बिंदु की तरफ लोकेट करता है। ठीक है, तो ये बताएगा, क्या बताएगा, स्थिति सदिश Q1 के। तो इसको नाम दे दीजिए R1 वेक्टर। ये R1 वेक्टर Q1 की स्थिति सदिश बताएगा। तो R1 वेक्टर क्या बताएगा, आवेश Q1 की स्थिति किसके सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष, स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष। ठीक है, उसी प्रकार अगर Q2 को लोकेट करना रहे, स्थिति सदिश बताना रहे, तो मूल बिंदु से उस बिंदु की तरफ लाइन खींचिए और तीर का निशान उस बिंदु की तरफ कर दीजिए, और इसको नाम दे दीजिए R2 वेक्टर। और R2 वेक्टर क्या बताएगा, R2 वेक्टर आवेश Q2 की, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, आवेश Q2 की स्थिति सदिश। ठीक है, Q2 की स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष, या आप लिख सकते हैं Q2 की स्थिति सदिश। उसी प्रकार Q1 की अगर स्थिति सदिश बताना रहे इस Q2 के सापेक्ष, तो कैसे, इस बिंदु की तरफ
तीर का निशान बनाकर और Q2 के सापेक्ष, ठीक है, Q2 से Q1 की तरफ एक लाइन खींचिए और तीर का निशान जिसे बिंदु को आपको दिखाना रहे उस बिंदु की तरफ आप एक तीर का निशान बना दीजिए और इसका नाम दे दीजिए R12 वेक्टर। जहां R12 वेक्टर क्या दिखाएगा, R12 वेक्टर दिखाएगा, R12 वेक्टर दिखाएगा Q1 की स्थिति, Q1 की स्थिति, Q1 की स्थिति किसके सापेक्ष, Q2 के सापेक्ष, Q2 के सापेक्ष, ठीक है। और इस Q1 से Q2 की तरफ एक लाइन खींचिए और उस रेखा का तीर का निशान उस बिंदु की तरफ कर दीजिए जिस बिंदु को लोकेट करना रहे। तो इसको आप नाम दे दीजिए R21 वेक्टर। जहां R21 वेक्टर क्या दिखाएगा, Q2 की स्थिति, Q2 की स्थिति Q1 के सापेक्ष, Q1 के सापेक्ष, ठीक है। तो अगर इस R12 वेक्टर का, अगर इस R12 वेक्टर का अगर दिशा बताना हो, अगर इस R12 का वेक्टर का दिशा बताना हो तो उसके लिए हम लोग एकांक सदिश काम में लाते हैं। जैसे R12 कैप, R12 कैप क्या है, एकांक सदिश, एकांक सदिश। और एकांक सदिश क्या है, ये केवल दिशा बताने का काम करता है। एकांक सदिश केवल दिशा बताता है। तो अगर इस R12 वेक्टर का दिशा बताना रहे तो हम किसको काम में लेंगे, R12 कैप को काम में लेंगे। तो ये R12 कैप क्या बताएगा, R12 वेक्टर का एकांक सदिश है, एकांक सदिश, ठीक है। उसी प्रकार अगर इस R21 वेक्टर का अगर दिशा बताना हो तो हम किसको काम में लेंगे, R21 कैप। और R21 कैप क्या होगा, R21 वेक्टर का एकांक सदिश, एकांक सदिश, एकांक सदिश। देखिए अगर इस R12 वेक्टर का अगर दिशा बताना हो तो हम किसको काम में लेंगे, R12 कैप को। और अगर इस R21 का वेक्टर का अगर दिशा बताना हो तो हम काम में किसको लेंगे, R21 कैप को। सिंपल है, बहुत ही आसान है, फोकस के साथ देखिएगा तो पूरी अच्छा से समझ में आएगा। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए हम लोग कूलॉम का नियम का सदिश निरूपण करने के लिए निर्देश तंत्र को काम में लेते हैं और हम दो बिंदु लेते हैं Q1 Q2। अगर इस Q1 की स्थिति अगर बताना रहे तो उस मूल बिंदु को उस बिंदु से जोड़ दीजिए और तीर का निशान उस बिंदु की तरफ रखिए जिस बिंदु को लोकेट करना है। तो हमको Q1 की तरफ लोकेट करना था तो इसलिए तीर का निशान Q1 की तरफ रखे और उसकी स्थिति को बताने के लिए एक नाम दे दिए हैं R1 वेक्टर, ठीक है। तो R1 वेक्टर क्या है, Q1 की स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष। उसी प्रकार Q2 की स्थिति सदिश फिर Q1 की स्थिति सापेक्ष Q2 के सापेक्ष, ठीक है। Q1 की स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष कौन है, R12 वेक्टर, R12 वेक्टर। और Q2 की स्थिति सदिश Q1 के सापेक्ष क्या है, R21 वेक्टर, R21 वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग बात कर लें। और इस बिंदु को यानी R12 वेक्टर को हम लोग दिशा बताने के लिए किसको काम में लेते हैं, R12 कैप। और R21 का दिशा बताने के लिए किसको काम में लेते हैं, R21 कैप, ठीक है। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ जाना चाहिए। अब आगे चलते हैं। अब इस दोनों आवेशों के बीच में बल लगेगा। अब बल कैसे लगेगा, अगर ये दोनों आवेश क्या होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे, मतलब दोनों एक समान जात के होंगे, मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे, विकर्षित करेंगे, मतलब प्रतिकर्षण करेंगे, रिपल्सन करेंगे, ठीक है। सॉरी, अगर ये दोनों क्या रहे, अगर ये दोनों मान लीजिए कि ये दोनों प्लस आवेश है, मतलब दोनों समान जात का है, ठीक है। तो ये दोनों क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, रिपल्सन करेंगे। लेकिन अगर ये दोनों विपरीत जात का है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे, ठीक है। ये हम लोग पहले लेक्चर में ये बात कर चुके थे, ठीक है। ऐसे नहीं समझ में आया, देखिए एग्जाम्पल देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए दो समान कन्या है, मतलब दो कन्या है, सुंदर कन्या है, और उन दोनों में क्या होता है,
विकर्षण होगा, क्योंकि दोनों समान है, दोनों क्या है, सुंदर कन्या ही है, तो इसलिए क्या होगा, सुंदर कन्या रहे या लड़का रहे, दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा। लेकिन अगर यहाँ पर एक लड़का रहे और एक लड़की रहे तो क्या होगा, आकर्षण होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए दिए हैं कि अच्छे से इस टॉपिक में समझ में आ जाए। ठीक है, तो क्या समझते हैं कि ये दोनों अगर समान आवेश है, मतलब एक प्लस है तो दूसरा भी प्लस होगा, तो इस प्लस के कारण ये आवेश क्या होगा, इससे दूर जाएगा, तो ये किस तरफ बल लगाएगा, ये इस तरफ बल लगाएगा। ठीक है, ये किस तरफ बल लगाएगा, इस तरफ बल लगाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसको आप मान लेते हैं F21 वेक्टर। ठीक है, आवेश Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल, जैसे पहले से कैसे देख रहे थे, जैसे अगर Q1 की स्थिति सदिश, Q1 की स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष, उसी प्रकार Q2 पर लगने वाला बल Q1 के कारण, तो लिखते हैं F21 वेक्टर क्या होता है, F21 वेक्टर बताता है, F21 वेक्टर बताता है आवेश Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल, लगने वाला बल। ठीक है, तो ये लगेगा Q1 के कारण Q2 पर बल क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे से दूर जाना पसंद करेंगे। फिर क्या करेगा, Q2 इसको धक्का देगा, तो किस तरफ बल लगेगा, उस तरफ। ठीक है, वो क्या करेगा, धक्का देगा इसके विपरीत दिशा में, तो इसको आप मान लीजिए F12 वेक्टर, F12 वेक्टर, जहां F12 वेक्टर क्या है, जहां F12 वेक्टर क्या है, आवेश Q1 पर Q2 के कारण, Q2 के कारण लगने वाला बल, लगने वाला बल। ठीक है, तो ये दोनों को क्या करेंगे, दूर जाना पसंद करेंगे। तो यहाँ तक सभी को समझ में आना चाहिए, सभी को क्लियर होना चाहिए। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इस Q12 वेक्टर के कारण लगने वाला अगर बल को लिखें तो देखिए F बराबर F12 वेक्टर बराबर, परिमाण कौन सा रहेगा, कूलाम का नियम से K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हम लोग पढ़ रहे हैं सदिश निरूपण, तो अब दिशा की बात करते हैं। तो अगर इस F12 वेक्टर की दिशा का अगर बात करते हैं तो F12 के वेक्टर की दिशा में हम लोग एक स्थिति सदिश बना रखे हैं, क्या बना रखे हैं, R12 वेक्टर। फिर से इस F12 वेक्टर की दिशा में एक स्थिति सदिश बना रखे हैं, जो कौन सा है, R12 वेक्टर, और इसकी दिशा कौन दिखा रहा है, एकांक सदिश R12 कैप। धीमे धीमे पढ़ा रहे हैं, फिर से समझिए कि F12 वेक्टर के कारण लगने वाला बल, तो परिमाण लिख दिए। अब दिशा की बात आती है, तो F12 वेक्टर की दिशा में हम लोग स्थिति सदिश बना रखे हैं, जो कि है R12 वेक्टर, और R12 के वेक्टर के दिशा बताने के लिए हम लोग किसको काम में लेने वाले हैं, R12 कैप। तो यहाँ पर ये दिशा के जगह पर क्या हो जाएगा, R12 कैप। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये परिमाण हो गया, और ये क्या हो गया, ये दिशा हो गया। ठीक है, ठीक है, उसी प्रकार अगर हम F21 वेक्टर की बात करें तो लगने वाला बल कौन सा होगा, परिमाण, तो परिमाण कौन सा होगा, कूलाम का नियम से K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब आते हैं F21 वेक्टर की दिशा। तो देखिए F21 वेक्टर की दिशा में हम लोग एक स्थिति सदिश बना रखे हैं, जो क्या है, R21 वेक्टर। ठीक है, F21 वेक्टर की दिशा में हम लोग स्थिति सदिश बना रखे हैं, जो कि है R21 वेक्टर,
R21 वेक्टर की दिशा को बताने के लिए हम लोग एक एकांक सदिश बना रखा है जो कि है R21 कैप। ठीक है, तो दिशा में कौन सा लेंगे? R21 कैप। तो ये परिमाण हो गया और ये दिशा हो गया। ठीक है, तो सदिश निरूपण कर रहे हैं इसलिए परिमाण और दिशा दोनों साथ लिखेंगे। ठीक है, फिर से एक बार समझाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं F21 के कारण लगने वाला बल, तो परिमाण तो सेम रहेगा, बदलेगा नहीं कूलॉम के नियम से। अब इस R1 वेक्टर की बात करते हैं, तो देखिए लगने वाला बल कौन सा है? F12 वेक्टर। तो F12 वेक्टर की दिशा में हम लोग स्थिति सदिश बना रखे हैं जो कि है R21 वेक्टर, और इसकी दिशा कौन दिखाता है? एकांक सदिश बना रखा है जो कि है R12 कैप। ठीक है, अगर हम F21 वेक्टर की बात करें तो F21 वेक्टर की दिशा में हम लोग स्थिति सदिश बना रखे हैं जो कि है R21 वेक्टर, और इसका दिशा कौन दिखाएगा? R21 कैप। बहुत ही सिंपल है। इसके बारे में आप एक बात याद रख सकते हैं, ये सिर्फ दिशा बताने का काम करता है, जो कि हम लेते हैं R12 कैप और R21 कैप। अगर इन दोनों को समीकरण 1 और समीकरण 2 माना जाए, ठीक है, और यही होता है कूलॉम नियम का सदिश निरूपण। यही दोनों होता है कूलॉम नियम का सदिश निरूपण। सदिश निरूपण ये होता है कूलॉम नियम का सदिश निरूपण वेक्टर फॉर्म में, कूलॉम्स लॉ। ठीक है, तो यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। अब हम आगे बात करते हैं। देखिए जो R21 वेक्टर है और जो R12 वेक्टर है वो क्या है? दिशा में विपरीत है। तो अब देखिए, चूंकि हम जानते हैं जो R12 कैप है, एकांक सदिश है, वो क्या है? परिमाण में तो बराबर है, बट ये दोनों दिशा में विपरीत होने के कारण क्या आता है? एजा पर ही माइनस आता है। ठीक है, जो हम लोग जो R12 का स्थिति सदिश बना रखा है, R12 कैप और R21 कैप, ये दोनों परिमाण में समान है लेकिन दिशा में विपरीत होने के कारण माइनस आ गया। अब इन दोनों को हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे, तब देखिए क्या होता है। तो समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? F12 वेक्टर के Q1 Q2 अपॉन R²। अब देखिए इसके जगह पर क्या रखना है? R12 कैप के जगह पर क्या रखना है? माइनस का R21 कैप। आई होप यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे। क्या किए? कुछ नहीं, जो समीकरण 1 में R12 कैप के जगह पर क्या कर दिए? माइनस का R21, क्योंकि ये दोनों परिमाण में बराबर है और दिशा में विपरीत है, इसलिए हम लोग इसको में काम में ले सकते हैं। अब देखिए R12 वेक्टर माइनस को आगे ले आइए और क्या हो जाएगा? के Q1 Q2 अपॉन R²। ये हो जाएगा R21 कैप। और अगर इसको देखिएगा गौर से तो ये क्या है? F21 वेक्टर। समीकरण 2 में आप देख सकते हैं ये क्या है? F21 वेक्टर। तो इसको जगह पर क्या आप लिख सकते हैं? F21 वेक्टर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा F12 वेक्टर बराबर माइनस का F21 वेक्टर। यहाँ पर गति का तृतीय नियम लागू हो। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया परिमाण में बराबर होते हैं बट दिशा में विपरीत होते हैं, ये यहाँ से साबित हो गया। तो अतः लिख सकते हैं, अतः कूलॉम नियम गति के तृतीय नियम का पालना करता है। कूलॉम नियम गति का तृतीय नियम को पालना करता है। तो आपको अगर एग्जाम में पूछे कूलॉम नियम का सदिश निरूपण, तो आपको यहाँ तक ला करके आना है। ठीक है, कूलॉम नियम का सदिश निरूपण कि क्रिया प्रतिक्रिया परिमाण में तो बराबर होते हैं बट दिशा में विपरीत होते हैं, अतः ये कूलॉम नियम गति के तृतीय नियम को पालना करता है। तो ये होता है कूलॉम नियम का सदिश निरूपण। तो इसके अच्छे से नोट्स बनाइएगा
और रिवाइज करते रहिएगा। हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए और रिवाइज करके क्लास में ज़रूर आइएगा ताकि आपको भी आगे समझ में आए। आप देखते हो कि एक वीडियो दूसरे वीडियो से लिंकेड रहता है, ठीक है, तो इसलिए आप पीछे वाला पूरा पढ़ के आए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।